हाय दोस्तों, वेलकम करते हैं हम आप अपने क्लास में सुपर मैथ में आप लोगों का। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही रुचिकर टॉपिक है और एक तरह से कहा जाए रहस्यमयी टॉपिक है। और उस टॉपिक से आपका जो है जो आप अध्ययन करते हैं उस अध्ययन में एकेडमिक में आपके जब कंपटीशन के दौर में आते हैं तभी वो देखने को मिलता है। उसके पहले आपका दूर दूर तक उस सब्जेक्ट से कोई रिश्ता नहीं रहता है। जी हाँ, हम उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग, तर्क शक्ति। ठीक, और तर्क शक्ति जो है हम पढ़ाएंगे आपको जिस बुक का प्रैक्टिस देंगे वो यही बुक है। ठीक ना, पियर्सन की, अंशुबाला मदान और केवीएस मदान यूजीसी नेट का। इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे। बस आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। बस उस सब्जेक्ट के बारे में बस इतना ही कहा जाता है कि दरिया हो या पहाड़ हो, दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक न टूटे सांसें तब तक जिए जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पर दीवारें हैं सामने, वैसे तो कदम कदम पर दीवारें हैं सामने। जब कोई नहीं हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। जी हाँ, वैसे ही रीजनिंग है। इसमें जितना आप उलझेंगे उतना निखर कर सामने आएंगे। ठीक, तो इसको उलझने का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, चलिए रीजनिंग सबसे पहले हम रीजनिंग इस तर्क शक्ति के पिता की बात कर लेते हैं। जी हाँ, तर्क शक्ति का पिता, तर्क शक्ति का जन्मदाता कौन है, जनक कौन है, तो आपको पता होगा महान। अब महान लग गया तो आपका ध्यान सीधे वहीं पहुंचेगा। कहाँ पर? महान दार्शनिक अरस्तु। जी हाँ, महान दार्शनिक अरस्तु को ही रीजनिंग का जो है पिता कहा जाता है। वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि ये महान दार्शनिक अरस्तु जो है ये कहाँ के निवासी थे। ठीक, चलिए अब अरस्तु के बारे में और चीज़ भी जान लीजिए। इन्हें विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता और किसका, राजनीति का पिता, राजनीति का पिता कहा जाता है। तो ये महान दार्शनिक वैसे नहीं थे। देखिए कि ये कितने विषयों के जो है पिता थे। ठीक, तो ये महान दार्शनिक जो है अरस्तु रीजनिंग के जन्मदाता है। हमने जो है कि इस यूजीसी नेट अंशुबाला मदान की जो पुस्तक है, इस पुस्तक का अध्याय 5 में जो है रीजनिंग दिया हुआ है। ठीक, अध्याय 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग दिया है, जिसमें से जो है पहला अध्याय इसका जो था वो नंबर सिस्टम से था। ठीक, जिसको कि हम पढ़ा चुके हैं। आज जो है दूसरा है अल्फ़ाबेट सीरीज, वर्णमाला, वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला है। ठीक, तो अब अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला से सभी लोग जो है कि परिचित हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो कितने अक्षर होते हैं तो आप करेंगे 26। ठीक, लेकिन इस 26 में जो है कुछ क्या है, तो कुछ स्वर हैं और कुछ क्या है, ठीक है, जिसको वावेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 5 ही जो है वावेल। ठीक, कौन कौन से, तो आपको पता है ए, ई, आई, ओ, बस। इसके बाद जो शेष 21 बचते हैं वो क्या है, व्यंजन। ठीक, तो इस चीज़ को जान लीजिएगा, स्वर को। इससे प्रश्न बनता है, इससे प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में इसी से बनता है। जैसे कह दिया कि विषम क्या है या भिन्न क्या है, तो 4 विकल्प दे देगा। जैसे दे दिया ठीक, अब देखिए 4 ऑप्शन दे दिया, ए बी सी डी। अब इसमें विषम क्या है, भिन्न क्या है, तो अब देखिए विषम और भिन्न छांटने में क्या होता है कि 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित रहेगा। अब वो 3 में किस प्रकार का रिश्ता है उसको ढूंढ लेते हैं। इसके बाद जो विषम बचता है वही हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। तो देखिए इसमें ये सब क्या है, ये सब जो है हमारे व्यंजन है।
जबकि यू क्या है, एक अलग है, सबसे अलग है इसमें। कैसे अलग है, तो ये एक स्वर है, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया, भिन्न हो गया, इन तीनों से ये भिन्न हो गया। इस कारण से जो है ये विषम छांटने में आता है, इससे भी प्रश्न आते हैं। ठीक, तो आइए आज हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अब ये 26 अक्षर को जो है आपको इनके क्रम स्थान को याद करना होता है। उस क्रम स्थान को याद करेंगे कैसे, आप एक पेज पे पहले लिख लीजिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक, ये लिखिए। अब इनका क्रम स्थान लिखिए, कोशिश रहे कि एक लाइन में लिखिए तो अब आपको याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक, अब देखिए ये 26 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं और इनका क्रम स्थान याद होना बहुत ही जरूरी है। ये याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग में जो है 40% रीजनिंग तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक, अब देखिए याद करने का एक छोटा सा तरीका होता है, 5 के गुणज में होता है। ठीक, अब इस 5 के गुणज को निकाल देते हैं तो ई निकल गया, जे निकल गया, ओ निकल गया, टी निकल गया और वाई निकल गया, ई जोटी। ठीक, ई जोटी जो है ये 5 के गुणज में 5 पर होता है, 10 पर, ये 15 पर, ये 20 पर और ये 25 पर। ठीक, अब इस ई से आप इसके आगे पीछे का निकाल लेंगे। ठीक, जे से आप जे के बाद का निकाल लेंगे, उसके पहले का निकाल लेंगे। जैसे आपसे कह दिया यल, तो जे के यल, जे 10 पे है तो के यल 12 पर आ गया यल। तो इस तरीके से इसको याद करना होगा। टी तो ऐसे भी याद हो जाएगा, T20 क्रिकेट आजकल क्या बहुत फेमस है, IPL चल ही रहा है इस समय। ठीक, तो ये याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों जो है इसको इस अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे को अंग्रेजी वर्णमाला करते हैं, लेकिन इसके आधे को अर्धांश कहा जाता है। इसके आधे को अर्धांश कहा जाता है। तो आधा कहाँ होता है, ए से लेकर के यम तक, ए से लेकर के यम तक ये प्रथम अर्धांश होता है। ए से लेकर के यम तक ये प्रथम अर्धांश होता है। यम से लेकर के जेड तक ये द्वितीय अर्धांश होता है, द्वितीय अर्धांश। ठीक, ये द्वितीय अर्धांश होता है। ठीक, ए से लेकर के यम तक प्रथम अर्धांश, यम से लेकर के जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है। अब इसको विपरीत क्रम में लिख के देखते हैं। और याद रखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक, इधर से इधर लिखी जा रही है, अर्थात ये लेफ्ट है, बाएं से दाएं राइट की तरफ हम जाते हैं। ठीक, अब जब उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आ जाता है, विपरीत क्रम में। तो ए हो जाएगा जेड, ए हो जाएगा वाई, ए हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा डब्ल्यू, डॉट डॉट इस तरह से आप आ जाइए, बी सी ई बी सी। ठीक, आप आ जाएंगे इसमें। तो अब विपरीत क्रम में एक शानदार चीज़ ये होती है कि किन्हीं भी अंग्रेजी वर्णमाला में दो विपरीत अक्षरों का जो योग होता है वो 27 होता है। जैसे देखिए एक पे ए है और जो है जेड जो है 26 पर है, तो ए और जेड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। उसी तरह से बी 2 पे और वाई 25 पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27। ठीक, तो ये जो विपरीत क्रम होता है ना, दो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत जो होता है योग, वो क्या होता है 27। ठीक, तो इससे ये फायदा है कि किसी का भी विपरीत पूछे, किसी का भी विपरीत पूछे, ठीक, तो 27 माइनस दिया गया अक्षर, किसी का भी विपरीत पूछेगा तो 27 माइनस दिया गया अक्षर कर देंगे, वो विपरीत निकल जाएगा। 27 माइनस दिया गया अक्षर कर देंगे तो विपरीत निकल जाएगा। जैसे 27 माइनस, अब किसका, पी का विपरीत क्या होगा, तो आप पी
पी का विपरीत क्या होगा। अब पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो पी की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 16 होती है। कितना होती है, 16। 16 पे पी आया होगा, देखिए यहाँ, ठीक ना, 16 पर पी आया हुआ है, तो 27 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 11। अब 11 पर जे के, ठीक, तो पी का विपरीत क्या होगा, के होगा। इस तरीके से किसी भी संख्या का विपरीत आप निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा कि यस का विपरीत क्या होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। यस का विपरीत क्या होगा, यस का विपरीत क्या होगा, ये हमें आप कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। यस का विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपको याद होना चाहिए। अगर रीजनिंग समझना है तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद होना चाहिए आपको, ठीक। एक प्रश्न जरूर रहता है यूपीएससी नेट में जो है कि इस कोडिंग डिकोडिंग से। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार का प्रश्न इसमें दिया होता है उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, किस तरह का प्रश्न दिया रहता है। तो इसमें जो प्रश्न होता है वो सांकेतिक भाषा के रूप में होता है। किस रूप में होता है, सांकेतिक। सांकेतिक भाषा एक प्रकार की कूट भाषा होती है। सांकेतिक भाषा एक प्रकार की कूट भाषा होती है और उस कूट भाषा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो उसको जानता है, ठीक। तो ये सांकेतिक भाषा एक तरह से कूट भाषा होती है और इस कूट भाषा को वही व्यक्ति जान सकता है, पहचान सकता है जो कूट को जानता हो, जो कूट को जानता हो, ठीक। अब देखिए इसमें रहेगा क्या, इसमें अक्षर रहेगा, ठीक। इसमें जो है कि अक्षर के साथ अंक रहेगा, भाषा रहेगा, शब्द रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक। तो अब अभ्यर्थियों को इस पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि भाषा के संबंध में समझ होना चाहिए। भाषा के संबंध में क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए। अब इसमें भाषा के संबंध में जब आपकी समझ होगी तो देखिए इसके दो भाग होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के दो भाग होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के दो भाग होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के दो भाग होते हैं। जैसे अब इन दो भागों में, ठीक है, अब देखिए दो भाग में प्रथम भाग ये हो गया आपका प्रथम भाग, द्वितीय भाग ये हो गया, द्वितीय भाग ये हो गया। अब ये प्रथम भाग में दो तथ्य होते हैं, प्रथम भाग में दो तथ्य होते हैं, पहला तथ्य और एक दूसरा तथ्य। उसी तरीके से दूसरे भाग में एक तथ्य होता है, ठीक, और ये दूसरा तथ्य होता है, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग के दो भाग होते हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग में दो तथ्य होते हैं। अब इस प्रथम भाग में दो तथ्य जो होता है उसमें कुछ न कुछ दिया होता है, और जो इसमें दिया होता है, जो संबंध यहाँ निकलता है, वही द्वितीय भाग में एक तथ्य दिया रहता है और दूसरे का उत्तर आपको बताना होता है। यही कोडिंग डिकोडिंग है। जैसे देखिए कि यहाँ दे दिया राम, ठीक, और यहाँ दे दिया SBN, ठीक। तो उसी सांकेतिक भाषा में DOG को क्या लिखा जाएगा, बात अब समझिए। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है, देखिए ये प्रश्न कैसे बनेगा। किसी सांकेतिक भाषा में राम को SBN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए हम पहले ही बता दिए कि कोडिंग डिकोडिंग के दो भाग होते हैं। अब प्रश्न लिख देते हैं तब आपको समझ में आएगा। किसी सांकेतिक भाषा में राम को SBN लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में
उसी सांकेतिक भाषा में डाग को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ठीक ना, एकदम समझिए। देखिए हमने कहा कि कोडिंग डिकोडिंग में दो भाग होते हैं। ठीक, अब देखिए एक भाग ये हो गया आपका और दूसरा भाग यहाँ। ठीक, अब भाग एक में दो तथ्य दिया होता है। देखिए दो तथ्य दिया है भाग एक में, राम और एसबीएम। देखिए प्रथम तथ्य और द्वितीय तथ्य। ठीक, द्वितीय भाग में एक तथ्य दिया होता है और दूसरा तथ्य पूछता है। ठीक ना, तो अब देखिए कि प्रथम भाग में मौजूद दोनों तथ्यों में किस प्रकार का संबंध है। यही संबंध यदि आप जान जाते हैं तो यही संबंध इसमें लगा के आप अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे, समस्या हल हो गई। ठीक ना, तो अब इसके संबंध को जानने के लिए क्या करना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला दिया है तो इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, इसका क्रम स्थान याद होना चाहिए। ठीक, तो आर किस स्थान पर है, 18, 1 और 13। ये किस पर है, 19, 2, 14। ठीक, ये 4 पर और ये 15 पर और ये 7 पर। ये प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए ये आर है और यहाँ से यहाँ जाने में जो है ये 18 है, यहाँ गया तो 19 हो गया। इसका मतलब 1 बढ़ गया है। ये 1 है, यहाँ गया तो 2 हो गया। ये 13 है, यहाँ गया तो 1 बढ़ के क्या हो गया, 14 हो गया। अब जो ये रिश्ता निकला है ना, ये रिश्ता कौन सा निकला है कि यहाँ से यहाँ जाने में 1-1 बढ़ रहा है। तो बस यही रिश्ता यहाँ लगा देना है और कुछ नहीं करना है, यही इस समस्या का हल। अब देखिए इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे और इसमें भी 1 जोड़ देंगे। तो ये 4 है तो क्या हो जाएगा 5, ये 15 है तो क्या हो जाएगा 16, ये 7 है तो क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 5 पे आ जाएगा ई, 16 पर आ जाएगा पी और 8 पर आ जाएगा एच। तो डाक को उसी सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाएगा, EPH, EPH। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यही चीज़ समझ लीजिए, आप कोडिंग डिकोडिंग को एकदम पूरा समझ लेंगे। बस इस चीज़ को इतना अगर समझ गए होंगे तो कोडिंग डिकोडिंग को समझ जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ कि ये अभी तो छोटा चीज़ दिए हैं आपको समझने के लिए, सरल से कठिन की तरफ चला जाएगा। दरअसल है क्या कि अब ये 1-1 की वृद्धि हुई है, ये वृद्धि जो है 3-3 की भी होती है, 4-4 की भी होती है, इसके विपरीत भी दिए होते हैं। यानी कोडिंग डिकोडिंग में जितने तरह से दिए होते हैं आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो किसी भी तरीके से देगा आप कर लेंगे। कभी कभी तो क्या होता है कि ये जो प्रथम तथ्य दिया हुआ है ये तथ्य न दे करके द्वितीय तथ्य दिया होता है और प्रथम तथ्य को पूछ देता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ का जो संबंध निकलता है वो यहाँ जा करके विपरीत हो जाता है। प्रैक्टिस करवाएंगे इसका भी, पहले बस आप इसको समझ लिए हों तो अच्छे से इसकी काट मार लीजिए और आगे हम अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, चलिए, अरे मिटा दिए, इसको मिटाना नहीं चाहिए था, इसी पर हम दूसरा प्रश्न लिख दिए होते। चलिए प्रश्न लिखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, गोट, GOAT, गोट को लिखा जाता है, गोट को HPBU लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में फ्लैग, फ्लैग को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ठीक, फ्लैग को क्या लिखा जाएगा, फिश को क्या लिखा जाएगा, ठीक, और एप्पल को क्या लिखा जाएगा। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इसके। चलिए इतने प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप लोग। किसी सांकेतिक भाषा में बोट को HPBW लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्लैग को, फिश को, एप्पल को क्या लिखा जाएगा। ठीक ना, कि कोई भी प्रश्न इसके आधार पर आप बना सकते हैं, कुछ भी लिख के बना सकते हैं। बस यहाँ का पता हो गया है तो अब जो यहाँ आएगा वही संबंध लगाते हुए चले जाएंगे, उत्तर प्राप्त होता चला जाएगा। यही इस रीजनिंग का रहस्य होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं
अब कह रहा है गोट, ठीक, तो GOAT गोट, गोट को लिखा है HPBU, ठीक। तो 7, 15, 1, 20, 8, 16, 2, 21, ठीक। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में एक बढ़ गया, यहाँ से यहाँ जाने में एक बढ़ गया, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ, एक बढ़ गया, यहाँ से यहाँ जाने में एक बढ़ गया, ठीक ना। तो अब देखिए रिश्ता क्या निकल के आया। प्रथम भाग में मौजूद तथ्य पहला, तथ्य दूसरा। तो प्रथम भाग में यही रिश्ता निकल कर आ रहा है दोनों तथ्यों के मध्य कि एक एक की वृद्धि हो रही है, ठीक। तो वही एक एक की वृद्धि द्वितीय भाग में मौजूद तथ्यों में हम लगा देंगे। जैसे देखिए फ्लैग पूछा है FLEG, ठीक। तो यह 6 पर, 12 पर, 1 पर और 7 पर। तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 12 में 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे और 7 में 1 जोड़ देंगे। तो 6 1 7, 12 1 13, 1 1 2, 7 1 8, ठीक। तो अब 7 पर क्या हो जाएगा G, 13 पर M, B और H। क्या लिखा जाएगा फ्लैग को GMBH, GMBH, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको देख लीजिए फिश FISH, ठीक। तो 6, 9, 19, 13, बस एक एक यहाँ बढ़ा, तो ये किस में भी बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 और 13 में H फिश है ना, सॉरी ये 8 होगा, H M नहीं है H, ठीक। अब H में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 8 में यानी 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। तो 7 पर हो गया G, 10 पर हो गया का J, 20 पर हो गया T, I हो गया Y, ठीक, GJTI, ठीक ना। फिर इसको क्या लिखा जाएगा GJTI। अब बचा एक एप्पल। अब एप्पल को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, एप्पल आपके कमेंट बॉक्स के लिए है, ठीक। एप्पल आपको कमेंट बॉक्स के लिए है। अगर ये नहीं बता पाएंगे आप, कमेंट नहीं करेंगे, तो हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे, ठीक। चलिए आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, इस कारण इसको जो है हम यहीं ब्रेक दे रहे हैं, आगे का आपको बताएंगे, ठीक। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें रूल नियम आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।